हमारे यहाँ एक फिल्म होती थी भारतीय सिनेमा में, वो फिल्म बहुत मशहूर थी, साहब बीबी और गुलाम। तो आज अमेरिका साहब है, उसकी बीवी इजराइल है और गुलाम हमारे देश का प्रधानमंत्री। इस मसले में आते वो, लेकिन वो विश्व गुरु अपने व्यक्तिगत जो उनके एप्स्टीन फाइल में और जो अडानी के बचाने के चक्कर में, और दूसरी तरफ जो अमेरिका के पिट्ठू बन गए। युद्ध शुरू होने के पहले इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं विश्व गुरु को फुस्स गुरु कहना ज्यादा उचित समझता हूँ। ईरान इजराइल युद्ध को लगभग 1 महीने पूरे होने को आए हैं, पर इस युद्ध में हर रोज कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। अब बात करें अगर एक नए ट्विस्ट की, तो इस युद्ध में अब नया ट्विस्ट आ रहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा और शांति बनाएगा, इस युद्ध को विराम देगा और इस्लामाबाद में हाई लेवल की मीटिंग होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजीव सिंह जी। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है, क्योंकि जब से पाकिस्तान के मध्यस्थता की बात हो रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव लग रही है और कांग्रेस ने इस बात को, इस मुद्दे को उठा रही है और यहाँ तक भी करे कि स्वयंभू विश्व गुरु अब कहाँ पर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान की मध्यस्थता? देखिए, पूरी तरह से जो भारत की कूटनीति और विदेश नीति, जिस पर लगातार कांग्रेस की सरकारों में जो मजबूत रहती थी, हमने 12 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और पूरे इंटायर कांग्रेस पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक कूटनीति की और इनकी जो विदेश नीति, इस पर लगातार चर्चा की। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम अपने पुराने जो दोस्त थे भारत के, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। रसिया से हमारी क्या दोस्ती थी, हम कितने वहाँ से आज नज़दीक रह गए, वो चीज़ें सामने तथ्य गवाह हैं। हमारे साथ ईरान की क्या दोस्ती थी। खुद मोदी जी की सरकार ने इसमें चाबहार की संधि को लेकर के हजारों करोड़ रुपए वहाँ पे एक तरह से बर्बादी कहेंगे, जहाँ आज जिस तरह से इनकी विदेश नीति है। और लगातार जो साउथ ईस्ट एशिया में हमारी जो विदेश नीति और कूटनीति की हार हुई है, हम बांग्लादेश से कहाँ हैं, हम बगल के राज्यों में श्रीलंका से कहाँ हैं, तो सब तरफ, क्योंकि जो भारत ने बार बार जो गलतियाँ इस सरकार ने गलती की, और ये कहना गलत नहीं, जिस तरह से आज एक जबरन ईरान के ऊपर युद्ध अमेरिका और इजराइल ने थोपा, और वहाँ पे जो भारत की चुप्पी थी, क्योंकि भारत एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का भी शुरुआत करने वाला देश था, जहाँ उसने सीधे कहा कि जहाँ विश्व युद्ध के समय जहाँ दो पक्ष में लोग बटे हुए थे, मतलब देश बटे हुए थे शत्रु और मित्र राष्ट्र के रूप में, वहाँ जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें दोनों में नहीं जाना, हम निष्पक्ष भूमिका में रहेंगे। और दुनिया के कम से कम 125 देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आए थे। आज एक व्यक्ति जो अपने आप को और उनकी जो एक गोदी मीडिया है, ये चर्चा करती है कि साहब नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं, वो विश्व गुरु की भूमिका तो आज होती कि इस मसले में आते वो, लेकिन वो विश्व गुरु अपने व्यक्तिगत जो उनके एप्स्टीन फाइल में और जो अडानी के बचाने के चक्कर में, और दूसरी तरफ जो अमेरिका के पिट्ठू बन गए। युद्ध शुरू होने के पहले इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं विश्व गुरु को फुस्स गुरु कहना ज्यादा उचित समझता हूँ, और पूरे 140 करोड़ जनता का अपमान है। और आज ये तय हो गया है कि पहले हमारे यहाँ एक फिल्म होती थी भारतीय सिनेमा में, वो फिल्म बहुत मशहूर थी, साहब बीबी और गुलाम। तो आज अमेरिका साहब है, उसकी बीवी इजराइल है और गुलाम हमारे देश का प्रधानमंत्री। जिस तरह की भूमिका है, चुप्पी साधे हुए हैं। और पाकिस्तान जैसा देश, जब हम 2008 में हमारे ऊपर मुंबई में हमले हुए थे, तो हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के चरित्र को नंगा कर रहे थे। हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान जो एक आतंकवादी मुल्क है, और आज स्थिति हो गई कि पाकिस्तान को अमेरिका इतनी तवज्जो दे रहा है। जब हमारे यहाँ पिछली बार अभी इसको लेकर के, पहलगाम को लेकर के भारत की सेना जब लगातार आतंकी कैंपों को उनके निस्तेनाबूद कर रही थी, तो आपने देखा एक तो अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा उसने सीज फायर की घोषणा की, तब भारतीय मीडिया ने इसको छिपाने की कोशिश की, और ट्रंप ने कम से कम 100 दफे कह चुका कि मैंने नरेंद्र मोदी को धमकी दी,
ट्रेड की धमकी दी, यहाँ तक कहा कि अगर मैं चाह लूं तो नरेंद्र मोदी की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इतनी धमकियां देने के बाद हमारा प्रधानमंत्री चुप रहा। और उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके सम्मान देना, मुनीर के उनके लिए लेकर के उसकी फहरिस्त में अमेरिका जिस तरह से सम्मान करता रहा, तो ये चीज़ें दिखाता है। और उसके बाद उसी पाकिस्तान को जो यूएन में जो आतंकवादी विरोधी जो कमेटी बनती है उसका प्रमुख बनाया गया। तो हमारी कहाँ है विदेश नीति? और आज के दौर में जहाँ पे पाकिस्तान ने मध्यस्थता की बात की है, ये तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि बीच में मुझे ख्याल है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने शायद कहा कि अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री, एक चर्चा की थी, भारत रुकवा सकता है, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन जो हालात है पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि इजराइल को उसने उतनी तवज्जो नहीं देता, उनके अपने कारण है। लेकिन वो ईरान के साथ जिस तरह से आकर के उनके सदन में ईरान के नेता, जब खामनेई की हत्या होती है तो शोक व्यक्त किया जाता है, खामनेई की हत्या का दुख व्यक्त किया जाता है, और ईरान के इस युद्ध में वो इजराइल के खिलाफ भी बोलते हैं। यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे गूंगी बनी है, एक शब्द नहीं बोलती है खामनेई जी को लेकर के, एक शब्द नहीं अपने संबंधों को लेकर के बोलती। पर बीजेपी का इस पूरे मामले में ये कहना है कि अभी तक ना अमेरिका से कोई आधिकारिक बयान आया मध्यस्थता को लेकर, ना ईरान से आया। ये सिर्फ कांग्रेस प्रोपेगेंडा अपना रही है, इंडिया देश को भी बदनाम कर रही है और मौजूदा प्रधानमंत्री को भी बदनाम कर रही है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके जो चरण चुंबक हैं वो इस देश का अपमान कितना सहेंगे। जब दो दो जहाज हमारे हुर्मुज से निकल के आए तो अभी वर्तमान ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि भारत की बहुसंख्य जनता इस युद्ध में हमारे साथ है और अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ है। हम उस जनता को गैस और तेल की कमी नहीं होने देंगे, हम इसलिए वो जहाज छोड़ रहे। ये इनकी कूटनीति पे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे गाल पे तमाचा था। बगैर आपके प्रधानमंत्री की जो भी लोग लगाते हैं उनका नाम लिए एक सबक, प्रधानमंत्री जी को ये चिंता नहीं थी कि हमारे पास जिस गुजरात से आते हैं सैकड़ों कंपनियां सिरेमिक की बंद हो गई, तमाम होटल्स बंद हो गए, लोग उस गुजरात से, सूरत से, महाराष्ट्र से, यूपी और बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, अपने वापस घर को आ रहे हैं कि साहब हमारे पास वहाँ खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, साधन नहीं है, वो महंगा पड़ रहा है, हम जितनी हमारी कमाई उससे ज़्यादा तुमको खाने पीने में वहाँ गैस और उसकी व्यवस्था करने में ईंधन जुटाने में लग रहा है। लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के लोग चाह रहे हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध कैसे बंद हो, पूरी दुनिया में एक शांति का माहौल हो, क्योंकि दुनिया में हर जगह तबाही मच दिख रही है, छोटा हो देश हो बड़ा देश हो। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? हमारा प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव में लगा हुआ है कि कैसे तमिलनाडु में जीत लूं, कैसे पश्चिम बंगाल जीत लूं, कैसे केरल जीत लूं। ये हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए। कभी आपने देखा था कि देश का कोई प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हो, वो इतना चुनाव के लिए अपना प्राण झोंकता था? नहीं, क्योंकि स्टेट्स के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह रेयरली जाते थे। स्टेट लीडरशिप चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही, वो लोग रहते थे। जब आपके लोकसभा के चुनाव होते थे तो उस दरमियान प्रधानमंत्री की भूमिका दिखती थी, क्योंकि उसकी सरकार पे लोगों को वोट मांगना होता था, उनके लोगों को वोट मांगना होता था। तो जो हमारे प्रधानमंत्री की प्रमुखता में उनके मुख्य बिंदु अगर यही है दिमाग में कि 5 राज्यों को चुनाव जीतना है, तो ये बर्बादगी आपको दिख रही है। तमाम जगहों पे लोग लाइनें लगाए हुए हैं, एलपीजी खत्म है, आपके पास पेट्रोल पंपों की अब सूचना आ रही है कि कई शहरों में, महानगरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और पेट्रोल बंद हो रहे हैं। इस मुद्दे पर तो हाल ही में जो है संसद में मौजूदा प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोरोना की स्थिति की तरह हम लोग को एकजुट होकर रहना पड़ेगा, जिससे लॉकडाउन की भी अफवाहें उड़ने लगी। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह वो कोरोना का रोना आप रोना शुरू कर दिए, उस समय भी इनकी व्यवस्था बहुत चौकस थी। इसी बनारस में जहाँ से वो प्रधानमंत्री बन कर गए, सांसद से प्रधानमंत्री बने, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लोग मांग रहे थे। एक ऑक्सीजन बनाने जो है यहाँ पे एक छोटे सी कह सकते हैं कि एक कोई फैक्ट्री तक नहीं थी। दूसरी तरफ इसी वाराणसी से लेकर के प्रयागराज तक लोगों को अपनी लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं थी। लोग गंगा की रेत में अपनी लाशों को छोड़ के चले गए। वो प्रधानमंत्री जी वही दिन डालना चाहते हैं। जब कोरोना की मार से भारत झेल रहा था तो ताली थाली बजाने की बात कर रहे थे, मोबाइल की लाइट जलाने की बात कर रहे थे, और उन अंधभक्तों ने भी अब उनकी बात साझा करने से मना कर दिया। अब वो कहते हैं कि साहब हमने नहीं किया था।
क्योंकि उस समय उनको ये कहा जाता साहब इससे काइनेटिक एनर्जी निकलेगी और इससे गो कोरोना गो हो जाएगा। उस दौर में लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आए थे, गर्भवती महिला तक पैदल चल करके आई थी और इनके लोग कीटनाशक दवाएं फेंक करके उनको सम्मानित कर रहे थे। वो भी दौर देखा है, मजदूरों को दौड़ा के पीटा गया। हमारी नेता ने बस की व्यवस्था कराई तो बस के कागजात, ठीक है 2-4 कागज हो सकते नहीं हो, लेकिन बस तो सही थी, बस तो सही थी, ला सकती थी। पैदल चल चल के लोग आए। तो ये जो व्यवस्था बता रहे हैं, और उस समय आपको चित्र ख्याल होगा कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष लगातार चेता रहे थे जब ईरान से युद्ध शुरू हो रहा था, उसके पहले अपने संबंधों को लेकर के, उसके पहले राहुल गांधी जी ने जब कोरोना भारत में दस्तक देने वाला था, उसके पहले उन्होंने संसद में कहा था, उसमें मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद। तो हंसी उड़ाई गई थी कि कौन सी राहुल गांधी जो है भारत के लोगों को डरवा रहे हैं। उसके बाद हर्षवर्धन जी गायब हो गए, नरेंद्र मोदी जी महीनों चैनलों पर नहीं आते थे, स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई। 15 रुपए दाम बढ़ने पे तो सड़क पे आकर के लोग नाचते थे, और आज तो सिलेंडर ही नहीं दिख रहा है। 415 रुपए का सिलेंडर इस देश में महंगाई और तबाही ला रहा था। आज 1100 रुपए में भी जो है 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो में भी नहीं मिल, 10 किलो भारत सरकार देने की वादा की है, 10 किलो भी नहीं मिल रहा है। अब नहीं दिखती तबाही। तो पूरी तरह से ये सरकार हर रूप में विफल है और देश की जनता को अब इस बुरे दौर में ला चुकी है, क्योंकि जब मौका था तो इसने अपनी कूटनीतिक विफलता के चलते ये दिन देखने को मजबूर कर दिया है कि आज लोग गैसों के लिए तरस रहे हैं, आज लोग डीजल और पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं। आप कॉमर्शियल डीजल का दाम आपने, जो इंडस्ट्रियल डीजल का दाम आपने बढ़ा दिया। ये संकेत हैं, और संकेत नहीं है। देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर कहता है कि 45 दिन का स्टॉक रखा है। तो जब 45 दिन का स्टॉक रखा था तो 60 रुपए आपने घरेलू गैस का दाम क्यों बढ़ाया, और 115 रुपए आपने जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ाया, कॉमर्शियल सिलेंडर का क्यों बढ़ाया? इसलिए कि आपके पास चीजें नहीं थी। और अधिकतर यही होता है कि जब चीजें कम होती हैं तो मार्केट का नियम है, उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं जिससे खपत कम हो, लेकिन खपत कम नहीं होती, जिसकी डिमांड से वो तो आएगी। तो ये पूरी तरह से देश की जनता को पूरी मोदी सरकार झूठ बोल रही है। और अभी भी एक समय है, पाकिस्तान है जिस तरह से आगे बढ़ करके अपनी जो भूमिका साध रहा है, यहाँ भारत को आगे आना चाहिए। क्या लगता है कि मध्यस्थता की जो बात हो रही है अभी तक ऑफिशियली कहीं से आया नहीं, क्या लगता है ये सही बात है? कहाँ फिर भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान जो मध्यस्थता की बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, ट्रम्प से बात हो गई, क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया गया। अगले हफ्ते वहाँ के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रम्प के जो दामाद हैं वो, और पूरा एक प्रतिनिधिमंडल, ईरान के कुछ मिनिस्टर्स, अमेरिका के ये जिन नामों को बताया हमने वो, और पाकिस्तान के कुछ लोग, उनकी मुलाकात पाकिस्तान में होगी। ये चीजें सामने आ रही, इससे बड़ी बात क्या है? ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा ना। आप देखिए ना वहां जाकर के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो और उनके जो सलाहकार हैं सारे, उनके ट्वीट्स पढ़िए, वो सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ईरान ने अभी इसकी रजामंदी के साथ कहीं दी नहीं है, इतनी चीज है। और ईरान के साथ इतनी संपत्ति पाकिस्तान की है कि जब पाकिस्तान के संसद में उनके नेता, ईरान के नेता के प्रति जब वहाँ संवेदना व्यक्त की गई, शोक व्यक्त किया गया और इस युद्ध को, इसका जो निंदा की गई, तो वहाँ के ईरान के एक मिनिस्टर ने वहाँ पे उसने उर्दू भाषा में धन्यवाद दिया था, पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर पाकिस्तान मध्यस्थता करता है और युद्ध विराम होता है पाकिस्तान की वजह से, कितनी किरकिरी होगी यूनाइटेड नेशन में, पूरे विश्व में, इंडिया और इंडिया की विदेश नीति? मुझे लगता है कि विश्व शांति हो, हम भी चाहते हैं कि भारत गांधी और बुद्ध की धरती रही जिसने पूरी दुनिया को शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया। लेकिन आज इस भारत की दुर्दशा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रही जो स्वयंभू अपने को विश्वगुरु और उसके लोग बनाते रहे, और ऐसी हालत में वो पाकिस्तान जो हम भूले नहीं, हमारे नागरिकों के 29 नागरिकों को अभी साल भर पहले उसने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या कराई, और कूटनीतिक विफलता उस समय भी हुई कि दुनिया का कोई देश हमारे साथ मजबूती से आके खड़ा नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो बातें रही वो आज भी वो अपनी जगह था कि हमारा मामला नहीं था, भारत के अंदर के लोग थे।
आज उस पाकिस्तान की दिनों दिन जो मजबूती वैश्विक स्तर पे होती जा रही है, ड्यू टू हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी कूटनीति, सरकार की जिस तरह से एक तरह से अमेरिका परस्त हो चुकी है। अमेरिका हमारा कभी भला चाहने वाला दोस्त नहीं था, और ऐसे समय अगर पाकिस्तान सफल होता है तो निस्संदेह भारत की जो छवि वैश्विक स्तर पे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में सबसे बड़े एक सशक्त और मजबूत देश के रूप में दिखती थी, निश्चित तो कमजोर होगी। पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान होगा। क्या लगता है इस अपमान के बाद बदलाव आएगा देश में, राजनीतिक बदलाव? नहीं, जनता देख रही है, जनता देख रही है। अब आपके कैमरे गवाह हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम हो चुका है, और निश्चित है कि अपनी कमियों को बचाने छिपाने के लिए, अपनी राजनीति को छिपाने के लिए पूरे देश की साख को दांव पे लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव सिंह थे, जिनका कहना है कि मौजूदा प्रधानमंत्री अपनी शाख बचाने के लिए पूरे देश की इज्जत को जो है दांव पर लगा दिया। और इस युद्ध में अगर पाकिस्तान मध्यस्थता करता है और युद्ध विराम होता है पाकिस्तान की वजह से, तो पूरे विश्व में और यूनाइटेड नेशन में स्वयंभू विश्व गुरु की जितनी बेइज्जती होगी उसे गिनती में नहीं लाई जा सकती, और पूरे देश की और 140 करोड़ जनता की जो है ये बेइज्जती रहेगी। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।